नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज है डेट, लेकिन आज के एपिसोड में हम 9 और 10 दोनों दिनों की इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है। यानी कि अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप दुनिया की बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर यूनेस्को की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की जा रही है। आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण मंदिर परिसर, बी लाल किला परिसर, सी राष्ट्रपति भवन या डी इंडिया गेट। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी लाल किला परिसर। आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था। और अगर जिन्होंने ये एपिसोड नहीं देखा था पिछला वाला, तो इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड पे जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम एपिसोड की शुरुआत करेंगे अपनी पहली न्यूज के साथ। तो न्यूज है, ट्रम्प मल्स टैरिफ ऑन इंडियन राइस मूव में अफेक्ट यूएस मोर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने का संकेत दिया है ताकि भारत को अमेरिका में चावल की डंपिंग करने से रोका जा सके। दोनों देशों के बीच व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चला है कि इस तरह के जो टैरिफ होते हैं उससे भारत की तुलना में अमेरिका को कहीं अधिक नुकसान होगा, क्योंकि भारत के चावल निर्यात पर केवल 3% ही अमेरिका को जाता है, जबकि भारतीय चावल अमेरिका में आयातित मात्रा का 1/4 से अधिक है। और आपको पता ही है कि अमेरिका ने वर्तमान में भारत से आयात पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों की भी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भारत ने 2023-24 में अमेरिका को $391.74 मिलियन मूल्य का चावल निर्यात किया था, जो भारत की कुल चावल निर्यात का लगभग 3.1% है। वहीं भारत 189 देशों को चावल निर्यात करता है। और वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन वेबसाइट के आंकड़ों से भी पता चला है कि 2024 में अमेरिका द्वारा आयातित $1.6 बिलियन मूल्य के चावल में भारत की हिस्सेदारी लगभग 26% होगी। और ये भी कहा गया है कि जो 8 दिसंबर को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के चावल पर नए टैक्स टैरिफ लगाने की बात कही, तो ये फैसला व्यापार के हिसाब से नहीं बल्कि कि अमेरिका के अंदर की राजनीति के कारण लिया गया था। और ये जो टैक्स है पूरा, ये अमेरिका के किसान मदद पैकेज के साथ जोड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि ये कदम व्यापार की बजाय अमेरिका के अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिखता है। और अगर बात करें इस न्यूज़ की, तो ये आपकी यूपीएससी की किस पेपर से रिलेटेड है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है, साथ ही साथ ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज, आदित्य L1 ज्वाइंस ग्लोबल एफर्ट्स रिलीविंग व्हाई द 2024 सोलर स्टॉर्म बिहेव्ड अनयूजुअली। और ये पूरी न्यूज क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो आदित्य L1 ने 2024 के असामान्य सौर तूफान को समझने में वैश्विक मिशनों की मदद की है। आपको बता दें कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, जिसे कि मई 2024 में आए सौर तूफान के अध्ययन में 6 अमेरिकी उपग्रहों के साथ मिलकर काम कर इसने सफलता हासिल की है। और ये जो सौर तूफान है, इसे G4 या गैनन तूफान भी कहा गया है, जो कि असामान्य रूप से शक्तिशाली था। अब बात करें सौर तूफान की, तो सौर तूफान जो होते हैं वो सूर्य के भारी विस्फोटों की, जिसे अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहा जाता है, इससे बनता है। और ये जो CME होता है वो तापमान और चुंबकीय ऊर्जा के बड़े बुलबुले की तरह होते हैं, जो जब पृथ्वी से टकराते हैं तो हमारे ग्रह के चुंबकीय कवच को हिला देते हैं। इससे उपग्रह संचार, GPS और बिजली जैसी चीजों में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं इसरो के अनुसार इस बार जो खास बात हुई है वो ये है कि अंतरिक्ष में 2 CME आपस में टकरा गए। इस टक्कर से चुंबकीय क्षेत्र, जो कि CME के अंदर मुड़ी हुई रस्सियां होती है, टूटे और फिर नए सिरे से जुड़े। इस प्रक्रिया को चुंबकीय पुनर्संयोजन कहते हैं। और इस अचानक बदलाव ने तूफान की ताकत को, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चुंबकीय पुनर्संयोजन या मैग्नेटिक रिकनेक्शन भी कहा जाता है। और इसी कारण तूफान का प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं कि आदित्य L1 की भूमिका के बारे में। तो आदित्य L1 ने 6 अमेरिकी उपग्रहों के साथ मिलकर डेटा प्रदान किया है, जिसमें कि साझेदार मिशन है नासा के विंड, ACE-THEMIS-C और STEREOA-MMS और DSCOVR। तो इन सभी ने मिलकर के डेटा प्रदान किया है और आदित्य L1 के सटीक चुंबकीय क्षेत्र माप निर्णायक साबित हुए हैं। और ये जो खोज हुई ये है कि इस क्षेत्र में जहां CME का चुंबकीय क्षेत्र टूट रहा था और फिर से जुड़ रहा था, बहुत बड़ा था, यानी कि लगभग 13 लाख किलोमीटर चौड़ा था, यानी कि पृथ्वी के आकार का लगभग
100 गुना। ये पहली बार था जब किसी CME के अंदर इतना विशाल चुंबकीय विखंडन और पुनर्संयोजन देखा गया था। अब इसका महत्व ये है कि इससे सौर तूफानों के विकास की बेहतर समझ होगी, स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में सुधार होगा, उपग्रह और पृथ्वी आधारित प्रणालियों की सुरक्षा योजनाएं मजबूत होंगी, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भारत की सोलर साइंस लीडरशिप भी स्थापित होगी। और ये जो पूरा आपका टॉपिक है, ये आपके GS पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली न्यूज को। और अगली न्यूज है सूर्य किरण 19 इंडिया नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड। तो इस पूरे अभ्यास को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ, संपन्न हुआ। और इसमें भारतीय और नेपाली सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने पिथौरागढ़ में विदेशी प्रशिक्षण नोड में 2 दिवसीय बटालियन स्तरीय सत्यापन अभ्यास का संयुक्त रूप से अवलोकन किया। साथ ही साथ भारतीय सेना ने कहा कि सत्यापन चरण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अनिवार्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि खुफिया निगरानी और टोही शामिल थे और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन थे, उन्नत दिन रात हथियार दृष्टि, AI सक्षम निगरानी फीड, मानव रहित परिचालन और रसद प्लेटफॉर्म और सुरक्षित युद्ध क्षेत्र संचार प्रणालियां भी शामिल हैं। और इस अभ्यास में बटालियन, कंपनी और छोटी टीमों के स्तर पर आतंकवाद रोधी वातावरण में निर्बाध अंतर संचालन, समन्वित मिशन योजना और संयुक्त सामरिक अभियानों की समन्वित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। और इसी के साथ सैनिकों ने जटिल भूभागों में खुफिया आधारित सर्जिकल मिशनों को अंजाम दिया और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए हवाई प्रवेश विधियों का भी इस्तेमाल किया। और अभ्यास के अंत में दोनों देशों के सैन्य संचालन प्रमुख ने एक मैत्री वृक्ष लगाया और ये प्रतीक है कि भारत और नेपाल के बीच स्थायी साझेदारी, दोस्ती और रणनीतिक सहयोग का। और इसी के साथ सूर्य किरण 19 अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और आतंकवाद से लड़ने की क्षमता और बेहतर हुई, जो कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है शेखावत इनोग्रेट्स 3-day हॉर्नबिल फेस्ट इन नागालैंड। न्यूज क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? कोन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मोन, नागालैंड में इसका उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दें, पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मौन संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसके साथ सांस्कृतिक जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किसामा, कोहिमा में किया गया है और इसे जो है कि डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो है पूरा फेस्टिवल है वो नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, जिसे कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। और ये इसका 26वां संस्करण है और इसमें राज्य भर की 17 से अधिक जनजातियों की भागीदारी देखने को मिली है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। अब एक बार इसके सांस्कृतिक महत्व को समझ लेते हैं। तो नागा जनजातियों के गीत, नृत्य, संगीत का प्रदर्शन किया गया। इसमें सामुदायिक पहचान और परंपराओं का प्रचार किया गया और साथ ही साथ लोक संस्कृति का संरक्षण और पुनरुद्धार भी किया गया। आपको बता दें कि केंद्र का पूर्वोत्तर पर विशेष फोकस रहता है और सांस्कृतिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण भी है। अब इकोनॉमी की बात करें कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और स्थानीय शिल्पकला और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अब UPSC से रेलेवेंस देख लेते हैं, तो ये आपकी GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। साथ ही आपके GS पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है। साथ ही आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। और इसके अलावा आपका ये ऐसे पेपर से भी संबंधित है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ऑस्ट्रेलियाज न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी टू ओपन कैंपस इन बेंगलुरु। तो न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को ये घोषणा की कि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी यानी UNSW भारत में परिसर खोलने वाला 7वां ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और ये परिसर जो है वो कि बेंगलुरु में बनेगा। भारत में कैंपस खोलने वाले ये 7वां ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, जैसा कि हमने डिस्कस करा। और इसी के साथ नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की 3री बैठक हुई, जिसके दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आशय पत्र जो है विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। इसमें AI, क्वांटम, जैव विविधता, मेडटेक, स्थिरता, स्मार्ट गतिशीलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में 10 नई भारत ऑस्ट्रेलिया अनुसंधान परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिन्हें शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के द्वारा वित्त पोषित किया गया। और इसके लिए 9.84 करोड़ रुपए या 1.64 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मंजूर किए गए थे। पूरे परिसर में व्यवसाय, मीडिया, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित अन्य विषयों में पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।
और ये जो आपका टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो न्यूज है, तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्म्स एक्सपर्ट कमेटी टू ड्राफ्ट एसओपी फॉर एलिफेंट ट्रांसलोकेशन। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों को पकड़ने, स्थानांतरित करने, छोड़ने और छोड़ने के बाद निगरानी के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और ये जो पूरा निर्णय है ये हाल के महीने में ही किए गए हैं, जब 2 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। और इसने वर्तमान प्रोटोकॉल की वैज्ञानिक और विशेष समीक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। और इसी के साथ आपको बता दें, जो पूरा स्थानांतरण है वो केवल संघर्ष शमन या मानव जीवन की सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। और उद्देश्य हमने समझ लिया कि जंगली हाथियों और अन्य वन्य जीवों को पकड़ने, उनका स्थानांतरण, रिलीज और पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग के लिए एक नई एसओपी बनाना है। तो अब पर्पस ऑफ एसओपी भी समझ लेते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक और मानवीय वन्यजीव प्रबंधन होगा, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करें तो वैज्ञानिक वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, और इससे मानवीय प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो 2 हाथियों की मृत्यु हुई थी उनकी मौत अभी भी जारी है, और इसके साथ ही इनके लिए सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब यूपीएससी से रिलेवेंसी देख लेते हैं। तो ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, और साथ ही साथ ये आपका मानव वन्यजीव संघर्ष से भी संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर आज और कल की। और इसी के साथ अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, सूर्य किरण 19 सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम या डी उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है, और इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।